Good morning, students. In today's class, we will read the poem Animals, composed by an American poet, essayist, and journalist Walt Whitman, who is often called father of free verse. He was born on 31st May 1819 in West Hills, Long Island, New York, US, and he died on March 26, 1892 in Camden, New Jersey, US. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, निबंधकार और जर्नलिस्ट पत्रकार वॉल्ट विटमन, जिन्हें प्रायः फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, मुक्त छंद के पिता के रूप में जाना जाता है, के द्वारा रचित कविता एनिमल्स को पढ़ेंगे। वॉल्ट विटमन का जन्म 31 मई 1819 को वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड्स, न्यूयॉर्क, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को कैमडेन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। वॉल्ट विटमन is a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. He was a non-conformist in all respects, including his social life. वॉल्ट विटमन उस एज से बिलोंग करते हैं जब सभी तरह की कविताएं राइम्ड और मेट्रिकल होती थीं, परंतु वॉल्ट विटमन ने इस परंपरा को तोड़ दिया और फ्री वर्स में एक नए प्रकार की क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी कविता लिखना प्रारंभ किया। अपने सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ के साथ साथ वॉल्ट विटमन सभी मामलों में संप्रदायवादी थे। ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, including his social life. My dear children, first of all, let's start with the summary of the poem. After that, we will try to explain and comprehend the poem. पहले हम लोग कविता का सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद कविता की व्याख्या करेंगे। All right, now let's begin. In this poem, the poet talks about his wishes to live in the company of animals. इस कविता में कवि जानवरों के साथ रहने की अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। ह्यूमन फॉलिस लाइक ग्रीड, वायलेंस, हिपोक्रेसी, डिसऑनेस्टी, कनिंगनेस एंड क्रेविंग्स फॉर ओनिंग थिंग्स अपीयर सिकनिंग टू द पोएट। मानवीय मूर्खता, ह्यूमन फॉलिस, लैक ऑफ गुड सेंस, जैसे कि लालच, ग्रीड, हिंसा, वायलेंस, पाखंड, हिपोक्रेसी, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, धूर्तता, कनिंगनेस और बहुत सारी वस्तुओं को अपने पास रखने की लालसा, क्रेविंग्स, अ पावरफुल डिजायर टू हैव मोर एंड मोर थिंग्स, ये सब कवि को बीमार बनाते हैं। द पोएट फाइंड्स एनिमल्स प्लेसिड मीन्स काम, शांत, सेल्फ कंटेंट और सेल्फ सेटिस्फाइड और सेल्फ डिपेंडेंट, पीस लविंग, नॉन कंप्लेनिंग एंड फुली कंप्लेसेंट। फुली कंप्लेसेंट मीन्स पूर्ण रूपेण आत्मसंतुष्ट। कवि जानवरों को प्लेसिड, शांत, आत्मसंतुष्ट, आत्मनिर्भर, शांति प्रिय, पीस लविंग, शिकायत न करने वाला, नॉन कंप्लेनिंग और पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट, फुली कंप्लेसेंट पाता है। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated, means complex and false. कवि हमें बताता है कि वह मनुष्यों को जटिल और उलझा हुआ और झूठा या गलत पाता है, अपेक्षाकृत जानवरों के, और वह एनिमल्स के साथ कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड अनुभव करता है। He says that animals neither grumble for their conditions nor cry for their sins. कवि कहता है कि जानवर, एनिमल्स, न तो अपनी कंडीशन, दशा या स्थिति के बारे में ग्रम्बल और कंप्लेन
शिकायत करते हैं और न ही अपने पापों सिंस के लिए रोते हैं। दे डू नॉट मेक द पोएट फील रिपल्सिव बाय डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड। वे ईश्वर के प्रति कर्तव्य पर चर्चा करके कवि को रिपल्सिव, प्रतिकारक या अरुचिकर या घृणोत्पादक अनुभव नहीं कराते। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स नाइदर रिमेन डिससेटिस्फाइड nor suffer from any mania of collecting or owning materialistic things। मनुष्यों के विपरीत जानवर न तो असंतुष्ट रहते हैं और न ही भौतिकवादी चीज़ों को इकट्ठा करने या रखने के किसी उन्माद या पागलपन मेनिया से ग्रस्त होते हैं। They do not believe in kneeling before others or bemoaning for those who departed thousands of years before। वे दूसरों के सामने घुटने टेकने, नीलिंग या उन लोगों के लिए विलाप करने, बिमोनिंग में विश्वास नहीं करते जो हजारों साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। द पोएट फाइंड्स देम नाइदर रिस्पेक्टेबल नॉर हैप्पी। कभी उन लोगों को न तो सम्मानित और न ही प्रसन्न पाता है, अर्थात वे लोग जो जानवरों की जीवन शैली से भिन्न होते हैं, जो दूसरों के सामने झुक जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, या उन लोगों के लिए रोते बिलखते हैं जो हजारों वर्ष पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे लोग न तो सम्मान पाते हैं और न ही खुश रहते हैं। एनिमल्स शो देयर रिलेशनशिप विद द पोएट एंड ही एक्सेप्ट्स। जानवर कवि के साथ अपना संबंध दिखाते हैं और वह उसे स्वीकार कर लेता है। Along with these qualities, इन गुणों के साथ साथ animals continue to possess the tokens of mutual love and harmonious relationship, which make the poet wonder how the animals retained the qualities, whereas the poet exempli gracia, for example, mankind negligently left them far behind। इन गुणों के साथ साथ जानवरों में परस्पर प्रेम, म्यूचुअल लव और सौहार्दपूर्ण संबंध, हार्मोनियस रिलेशनशिप के टोकन अर्थात साइंस और क्वालिटीज समाहित रहते हैं, जो कवि को आश्चर्यचकित करते हैं कि जानवरों ने कैसे गुणों को रिटेन किया, बनाए रखा, जबकि कवि अर्थात मानव जाति ने जानबूझकर लापरवाही से उन्हें पीछे छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, दिस वाज द ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ द पोएम एनिमल्स। Now let's see explanation of the poem. I think I could turn and live with animals. Here turn means to become. They are so placid means calm and self-contained. Self-contained means self-controlled or satisfied. I stand and look at them long and long. In these lines, the poet wishes that he could turn and live with animals. Means the poet wishes that he could run away from human beings and start living with animals। कवि की इच्छा है कि मनुष्यों के साथ रहने के बजाय जानवरों के साथ रहे, because they are so placid or calm and self-contained means self-controlled or self-satisfied। Animals are supposed to be calm and self-controlled and self-satisfied क्योंकि जानवर शांत, आत्मनियंत्रित और आत्मसंतुष्ट होते हैं। Animals are satisfied with their life। जानवर अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। I stand and look at them long and long। यहाँ पर पहले लॉन्ग शब्द का प्रयोग समय डिनोट करने के लिए किया गया है और दूसरा शब्द लॉन्ग का अर्थ है इच्छा करना, टू विश और टू हैव अ डिजायर। द पोएट लुक्स एट देम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। कवि उन जानवरों को लंबे समय से देखता रहता है। ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव विथ एनिमल्स। उसकी दृढ़ इच्छा है कि वह एनिमल्स के साथ रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर। You see the first line, I think
I could. The poetic device used here is repetition because I has been repeated here. Next poetic device that is used in the first line is alliteration. You just see here there is the repetition of consonant sound T in the words think and turn. Another poetic device in the same line will be assonance. See the words think, live, with, animals. There is repetition of similar vowel sound I. And in the line, I stand and look at them long and long. There is the repetition of word long, so the poetic device will be repetition. Now let's see next stanza. They do not sweat and whine about their condition. Here, sweat and whine means to complain or to feel uneasy. शिकायत करना या असुविधा अनुभव करना. The poet says that animals do not complain about their conditions. कवि कहता है कि जानवर अपनी स्थितियों को लेकर कभी शिकायत नहीं करते. They do not lie awake. Lie awake means not asleep, jagna, in the dark and weep for their sins. Here sins means wrongdoings or morally wrong or wrong deeds. Animals do not remain awake in the night. जानवर रात में जगे नहीं रहते. And weep for their sins means animals do not commit anything morally wrong to repent later. जानवर कभी कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करते जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े. But human beings do many things wrong and repent later. लेकिन मनुष्य बहुत सारे ऐसे गलत कार्य करते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है और उसी गलत कार्य के कारण उन्हें रात में जगे रहना पड़ता है. They lie awake in the night because of their sins or guilt. They do not make me sick discussing their duty to God. Here, make me sick means to upset me. Animals do not upset me by discussing their duty towards God. कवि कहता है कि जानवर अपने ईश्वर के प्रति कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करके उसे परेशान नहीं करते. शायद यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि इस संसार में अलग अलग धर्मों रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं और ईश्वर को लेकर उनमें विवाद होता रहता है जिसके कारण पोएट अपसेट महसूस करता है. Not one is dissatisfied. Here dissatisfied means not contented. Not one is demented. Demented means be mad or crazy with the mania of owning things. Mania means mental disarrangement or madness or frenzy or obsession, unmad. And owning means possessing, possessing, possessing. The poet says that no animal is dissatisfied. कोई भी जानवर असंतुष्ट dissatisfied नहीं है. No animal is demented, mad or crazy to possess more and more things. कोई भी जानवर अधिक से अधिक वस्तुओं के संग्रह हेतु क्रेजी या उन्मादी नहीं होता. उसके अंदर अधिक से अधिक धन संग्रह करने का पागलपन नहीं होता. Alright, now let's discuss the poetic devices used in this stanza. See the line, they do not sweat and whine about their condition. They do not sweat and whine. Here metaphor has been used. Here comparison is made between two unlike things. If we say they do not sweat and whine like humans, then it will be simile. But here direct comparison is made, so it will be metaphor. Okay. Next poetic device. See the line, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. Here there is the repetition of consonant sound D in the beginning of words do and dark.
so it will be alliteration. Next, there is again repetition of same consonant sound at the beginning of words discussing and duty. In the line, they do not make me sick, discussing their duty to God. So it will be alliteration. Next poetic device, see the line. Not one is dissatisfied, not one is demented. Here, not one is repeated, so it will be repetition. Next stanza. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Here, kneels means bends, B-E-N-D-S, jhukna. The poet says that no animal bends down to another animal. No animal bows down to another one that lived thousands of years ago. कवि कहता है कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने नहीं झुकता, अर्थात उनमें बड़े छोटे होने का भाव नहीं होता। कोई भी जानवर उन जानवरों के समक्ष नतमस्तक नहीं होता जो हजारों साल पहले जीवित थे। Not one is respectable or unhappy over whole earth. No animal is more respectable or more important than other animal, means they are alike. They are identical in quality. कवि कहता है कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर से अधिक सम्मान के योग्य रिस्पेक्टेबल नहीं होता, वे सभी गुणों में समान होते हैं। एंड नो एनिमल इज अनहैप्पी, और कोई भी जानवर अनहैप्पी अप्रसन्न नहीं रहता। यहाँ पर कवि मानव जाति में विद्यमान असमानता और अप्रसन्नता, इनइक्वालिटी एंड अनहैप्पीनेस का वर्णन करता है और कहता है कि मानवीय मूल्यों और जानवरों के गुणों में पर्याप्त असमानता होती है। इसी कारण पोएट मनुष्यों के साथ रहने की अपेक्षा पशुओं के साथ रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। सो एनिमल्स ऑलवेज शो देयर ट्रू नेचर टू द पोएट एंड ही एक्सेप्ट्स देम। इसलिए जानवर अपने वास्तविक स्वभाव को कवि के समक्ष प्रदर्शित करते हैं और वह उन्हें स्वीकार करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possession. Here tokens means signs, symbols or qualities. Evince means to prove, to show or to reveal. Plainly means clearly or in a simple way. Animals do not pretend their behaviors. They prove or reveal their behaviors and qualities clearly or in a simple way. I wonder where they get those tokens. Here, tokens mentioned in the poem refers to the symbols of true nature of human beings. These tokens are actually tokens of virtue such as love, kindness, truth, sympathy, honesty, brotherhood, etc. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Here, negligently means carelessly or in an irresponsible manner, असावधानी से, and huge times ago means long time ago. The poet wonders, कवि को आश्चर्य होता है, where they get those tokens, where they get the quality of being honest, the quality of being truthful, the quality of being true to their nature, the quality of being kind and so on. कवि को यह जानकर हैरानी होती है कि जानवरों को इस तरह के गुण जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता आदि कहाँ से प्राप्त होती है। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Means many years ago, human beings also lived like animals. They also had these qualities, but these great virtues like love, kindness, truth, sympathy, honesty, brotherhood, etc. have disappeared now. Human beings have negligently lost these values. कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि
कई वर्ष पूर्व मनुष्य भी पशुओं की भांति था, अर्थात उसके अंदर भी मानवीय मूल्य थे, उसके अंदर भी प्यार, दया, सच्चाई, सहानुभूति, ईमानदारी, भाईचारा आदि जैसे गुण थे, परंतु उसने जानबूझकर इन गुणों को अपने अंदर समाहित नहीं किया। उसने जानबूझकर लापरवाही से इन गुणों का परित्याग कर दिया। In other words, the animals have retained the basic simplicity and honesty dropped by men. दूसरे शब्दों में कहें तो जानवरों ने अभी भी मूलभूत सादगी और ईमानदारी को बनाए रखा है, जबकि मनुष्य उन्हें भूल चुका है। Now let's talk about the poetic devices. See the line, not one kneels to another, nor to his kind. Here there is repetition of same consonant sound n in the beginning of words not and nor, so it will be alliteration. Next poetic device in the same line is assonance. See here, same vowel sound o is repeated in the words not, to, nor and to. Another poetic device, repetition, is also there in the line. Here to has been repeated. Next poetic device is alliteration in the line that lived thousands of years ago. Here same consonant sound T is repeated in the words that and thousands. Next poetic device, see the line, so they show their relations to me. Here the poetic device will be alliteration, as same consonant sound T is repeated in the beginning of they, their and to. Let's see next line. They bring me tokens of myself. Here again T sound is repeated in the beginning of words they and tokens. So poetic device will be alliteration. In the same line, M consonant sound is repeated in the beginning of words me and myself. So it will be alliteration. Next poetic device is also alliteration in the line they evince them plainly in their possession. Here consonant sound T is repeated in the beginning of words they, them and their. Next poetic device, see the line, I wonder where they get those tokens. Here there is repetition of consonant sound T in the words they, those and tokens. Next poetic device is assonance in the line I wonder where they get those tokens. Here there is a resemblance in the sounds of vowel O between the words those and tokens. Alright students, now let's discuss the questions given at the end of the poem. First question is, notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? So your answer will be, the poet is turning away from living with other humans as he finds them complicated and false. कवि मनुष्यों के साथ, ह्यूमंस के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह उन्हें कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स पाता है. He would rather live with animals that are self-contained and non-complaining. वो चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ रहे क्योंकि एनिमल्स सेल्फ कंटेंट होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं और नॉन कंप्लेनिंग होते हैं. वे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करते. द पोएट इज टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विथ अदर ह्यूमंस एज ही फाइंड्स देम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. ही वुड रादर लिव विथ एनिमल्स दैट आर सेल्फ कंटेंट एंड नॉन कंप्लेनिंग. सेकेंड क्वेश्चन इज, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट. वो 3 चीज़ें बताइए जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल नहीं करते. So your answer will be, first thing that humans do is, humans sweat and work hard to make a living. Humans पसीना बहाते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए.
and later whine and sulk about the amount of work they have to do to survive। और बाद में जो कार्य उन्हें सर्वाइव करने के लिए दिया जाता है, जिस काम को उन्हें करने के लिए कहा जाता है, उसके बारे में वो लोग कंप्लेन करते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट फाइंड अबाउट देयर कंडीशन, जबकि जानवर अपनी कंडीशन को लेकर के किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते। सेकेंड थिंग इज ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग्स दे हैव डन। अपने गलत कार्यों के पश्चाताप के लिए लोग रात में जगे होते हैं। एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर एनीथिंग दे डू एंड स्लीप पीसफुली, जबकि जो जानवर होते हैं वो कुछ भी करते हैं फिर भी उसके बारे में वीप रोते नहीं, पश्चाताप नहीं करते, एंड स्लीप पीसफुली और शांतपूर्ण ढंग से वो लोग सोते हैं। तीसरी बात जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते वो ये है, ह्यूमंस मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। ह्यूमंस अपने अपने ईश्वर के प्रति कर्तव्यों को लेकर के उसके बारे में डिस्कस करते हैं और दूसरों को वो लोग ट्रबल कष्ट देते हैं, सिक बनाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। हाउएवर एनिमल्स डू नॉट हैव एनी गॉड। एनिमल्स का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई गॉड नहीं होता, एंड दे लिव एंड सर्वाइव विदाउट एनी प्रेयर्स और फास्ट्स। बिना किसी प्रार्थना के या उपवास के, फास्ट के जानवर सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो 3 बातें बताई गई हैं जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहली तो यह है कि ह्यूमन स्वेट एंड वर्क हार्ड टू मेक अ लिविंग एंड लेटर वाइन एंड सल्क अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव टू डू टू सर्वाइव। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सेकेंड थिंग इज ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट and cry for the wrongs they have done. Animals do not weep for anything they do and sleep peacefully. Third thing is humans make each other sick by discussing their duties to God. However, animals do not have any God and they live and survive without any prayers or fasts. Now the third question is, do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in groups. क्या ह्यूमंस मनुष्य नील टू अदर ह्यूमंस दूसरे मनुष्यों के सामने नतमस्तक होते हैं? हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले जीवित थे। सो योर आंसर विल बी यस, ह्यूमन बींग्स यूलोजाइज, प्रेज हाईली एंड नील टू देयर ह्यूमन बींग्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ऐसा होता है कि हम अपने फोरफादर्स, पूर्वजों के प्रति अपने रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, अपने श्रद्धा को दिखाने के लिए उनके सामने नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दे वर्शिप देयर हीरोज़, वे लोग अपने हीरोज़ को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देयर वॉरियर्स और देयर सेंट्स अनलाइक एनिमल्स, या अपने योद्धाओं के बारे में, वीर सपूतों के बारे में, या देयर सेंट्स अपने महात्मा के बारे में, अनलाइक एनिमल्स, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एज ओनली ह्यूमन बींग्स हैव द सेंस टू डू सो, क्योंकि ह्यूमन्स ही ऐसा कर सकते हैं, उन्हीं के पास ऐसा सेंस होता है। दे वर्शिप देयर हीरोज़ एंड सेंट्स बट एनिमल्स डू नॉट डू इट। ह्यूमन बींग्स अपने हीरोज़ और सेंट्स की पूजा करते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, दिस टोकन्स आर दोज क्वालिटीज, ये वे क्वालिटीज़ हैं, वे गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, एंड वर्च्यूज़ हैं, विच मैन हैड व्हेन ही लिव्ड इन द लैप ऑफ नेचर, जो मनुष्य के अंदर थे, मनुष्य के पास थे जब वह प्रकृति की गोद में रहता था।
These qualities are simplicity, innocence, contentment, etc. और ये जो गुण हैं वो सिंप्लिसिटी, इनोसेंस और कंटेंटमेंट, संतुष्ट आदि। बट सिविलाइजेशन हैज़ मेड फॉल्स टू हिज ओन ट्रू नेचर। सभ्यता के विकास के साथ साथ जो मनुष्य का वास्तविक नेचर था, वास्तविक स्वभाव था, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। ही हैज़ बिकम मटेरियलिस्टिक एंड बिड गुड बाय टू दोज वर्च्यूज एंड वैल्यूज। और धीरे धीरे मनुष्य भौतिकवादी हो गया और उसने उन वर्च्यूज गुणों को और मूल्यों को गुड बाय कह दिया, अर्थात उन्हें छोड़ दिया। नाउ एनिमल्स possess these qualities instead of man। अब मनुष्य के बदले एनिमल्स में वो क्वालिटीज हैं। एनिमल्स उन क्वालिटीज को अब भी अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। दैट इज वाई ही कंसिडर्स एनिमल्स मोर नेचुरल, इनोसेंट एंड ट्रू एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई कंक्लूड हियर माई टूडेज वीडियो लेक्चर। If you have any query or questions regarding this poem or your upcoming exams, please feel free to share through comment box. I wish you a bright and successful future. Thank you.